अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत जिसकी इस वक्त की सियासत जो है, एक तो जाहिर है तहरीके इंसाफ पर मबनी थी। 9 मई के वाकयात के बाद मौजूदा हुकूमत को सियासी फायदा जरूर पहुंचा है और वो इससे मैक्सिमम जितना निकाल सकती है निचोड़ करके वो निकालती नजर आ रही है। लेकिन दूसरा महाज इनका अदलिया के साथ साफ नजर आता है। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन जो तश्कील दिया गया, आज वो बिलाखिर उसका जब इजलास कॉल हुआ था तो जाहिर है कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद या उनके हुक्म पर अब ये कमीशन आगे फंक्शन नहीं कर सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिनकी सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया गया, आज उन्होंने काफ़ी इस पे बात भी की और उन्होंने कहा कि आज तो शोएब शाहीन साहब ने आकर ये बताना भी पसंद नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या हुक्मनामा जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हलफ के तहत वो इस कमीशन का हिस्सा बन रहे हैं, उन्हें किसी कमीशन का हिस्सा बनने का कोई शौक नहीं। बहरहाल ऑडियो तहकीकाती कमीशन जहां एक तरफ हुकूमत की सियासत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल इस वक्त नजर आता है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज हमने मरीम नवाज साहिबा को भी ये कहते सुना और काफ़ी अदलिया के हवाले से या अदलिया के खिलाफ मैं कहती हूँ जो उनका बयानिया है वो भी नजर आया। लेकिन आज की दिन FIA की जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई उस मुबैना ऑडियो की, जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे और अबूजर नामी बंदे की जो टिकट पंजाब में जो टिकट की तकसीम हुई थी तहरीके इंसाफ की, उसके हवाले से उसकी जो रिपोर्ट है उसने एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खोल दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि इस ऑडियो को 4 जगह से 2 मुख्तलिफ कॉन्वर्सेशंस को जोड़ करके पेश किया गया। अब ये सवाल उठता है कि जितनी मुबैना ऑडियो लीक्स आई हैं सामने, क्या वो बिल्कुल ठीक है? ये कौन रिकॉर्ड करने वाला है, कौन इसको तोड़ तोड़ कर पेश करता है? ये तमाम तर सवालात अब उठ, लेकिन साथ ही हुकूमत जिसका मैंने इब्तिदा में कहा, नजर आता है कि अदलिया से उनको शिकायत भी हैं और वो इन मुबैना ऑडियोज की तहकीकात भी चाहती है। इस वक्त उनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इसकी तहकीकात कराने के लिए? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ हैं साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब, लाहौर से आपने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ तशरीफ फरमा है हसन रजा पाशा साहब जो कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, आपका भी बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी हसन साहब, क्या ऑप्शन रह जाते हैं अब हुकूमत के पास उन मुबैना ऑडियोज की तहकीकात के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उसकी रोशनी में आज जो तहकीकाती कमीशन जुडिशल कमीशन बनाया गया था, जाहिर है कि वो भी आगे नहीं बढ़ सका? देखिए, बात ये है कि जब ये 3-4 ऑडियो लीक्स इकट्ठी मंजर पे आई तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहब की भी थी और उस वक्त के एक सूबे के वजीर आला साहब और इस तरह एक वकील साहब थे और फिर दो वकला की आपस में वजीर आला की एक वकील साहब के साथ। तो ये इतनी गुंजल पड़ गया और इतने इंटरकनेक्टेड नजर आ रही थी, जिसकी वजह से हमने फौरी तौर पे पाकिस्तान बार कौंसिल के प्लेटफॉर्म से हमने मुतालबा किया हुकूमत वक्त से भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इनका फॉरेंसिक होना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये जहली हैं तो जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर ये असली हैं तो फिर कानून के मुताबिक इनके खिलाफ जो भी हो सकता है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नहीं माना गया तो हमने तमाम बार कौंसिल्स के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सारे पाकिस्तान के वो हमने बुलाए, वहाँ पे फैसला हुआ, हमने मीटिंग वगैरह की। उसके बाद एक मुत्तफिका फैसला हुआ कि हम सब उन मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल करते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने किया, बाकी जो 4 सूबाई बार कौंसिल और इस्लामाबाद बार कौंसिल 6 टोटल रेफरेंस फाइल हुए और उसमें भी यही तकाजा किया गया कि ये ऑडियो आई है और इस पे मैं केस फिक्सिंग के हवाले से भी बात है। वो केस उस दिन लगा वो भी था उसी बेंच में, उसी बेंच ने फिर 16 तारीख को वो कर दिया, अपना चीफ जस्टिस साहब को सुओ मोटो कार्य दिया। अच्छा। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड है, तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की तो लामाला तौर पे हमें रेफरेंस फाइल करने पड़े। अब ये है कि हमारे मुतालबे के अगर से या लीगल फ्रेटर्निटी के मुतालबे पे हुकूमत वक्त ने एक कानून के तहत जिसको कहते हैं पाकिस्तान कमीशन ऑफ द इंक्वायरी एक्ट 2017, उसके तहत एक कमीशन बनाया और उस कमीशन में सीनियर प्यूनी जज सुप्रीम कोर्ट और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान थे।
अब उसमें मुझे नहीं समझ आती कि जिन्होंने चैलेंज किया क्या वो नहीं चाहते थे कि क्लैरिटी हो, उन पे जो इल्जाम है। चले ये तो देखिए, ये तो वही मौकफ है जो हुकूमत का भी है, जो आप भी कहते हैं कि जरूरी था, लेकिन आज की तारीख में आ जाते हैं ना कि अब तहकीकाती कमीशन आगे फंक्शन नहीं कर सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कल एक ऑर्डर आ गया है। यहां से मैंने पूछा कि ऑप्शंस हुकूमत के पास क्या मौजूद है। मैं जरा अहमद उवैस साहब से भी पूछ लेती हूँ। रेफरेंस फाइल करने की बात हसन रजा पाशा साहब ने भी कही, क्या आप समझते हैं कि यही वो वजूहात थी कि कमीशन से कोई ऐसा मवाद निकलता जिसकी बिना पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल की जा सकती थी? नाउ दैट द कमीशन कैन नॉट फंक्शन, अहमद उवैस साहब, क्या हुकूमत के पास कोई अब ऑप्शन मौजूद है इसको मजीद तहकीकात कराने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और ये जो कल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बाकायदा तौर पे इसको समाअत हुई और उसके बाद उन्होंने एक रिस्ट्रेन ऑर्डर इशू किया है, और इसकी बाकी रेगुलर हेयरिंग जो है जिसमें फाइनली इसको डिसाइड करेंगे वो गालिबन 31 तारीख के लिए, 31 मई के लिए रखी गई है उसकी तारीख। बात यह है कि ये कमीशन जिस तरीके से अपॉइंट किया गया, ये जहाँ तक हुकूमत वक्त का ताल्लुक है, उन्होंने मिस्चीवियसली उन्होंने वो तमाम जो इसके लिए प्रीरेक्विजिट्स थे जो ज़रूरियात इसके लिए इंतहाई थी, जिसके बगैर ये कमीशन की अपॉइंटमेंट जो है इसको चैलेंज इसीलिए किया गया, और उन्होंने ये जो स्टेन ऑर्डर भी इशू किया। बात यह है कि देखिए, चीफ जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त बीइंग चीफ जस्टिस, तमाम जज साहबान जो हैं वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो चीफ जस्टिस के पास है। जब कमीशन बनाना हो तो कंसल्टेशन जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से करनी थी, और उनसे उन्होंने आगे जो है सजेस्ट करने के साथ कमीशन की अपॉइंटमेंट्स के लिए वो उन्होंने बताना था जो तरीक़ेकार है। मसलन आप अगर, लेकिन सर कत्ता कलामी के लिए माफी चाहूंगी, वजीर कानून कहते हैं कि द पर्सन इज इन क्वेश्चन, सो हम उनसे कैसे पूछ सकते हैं? और ये वो कहते हैं हुकूमत का हक भी है ना। नहीं, इंटरेस्ट की बात, तो फिर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो केस की हेयरिंग भी कर रहे थे, इंटरेस्टेड कहाँ से? उनकी कौन सी वीडियो आई हुई है सामने, और ये तो बनाई हुई है। ये क्या सूरत हाल है? जब तक वीडियो के मुतालिक तो बात भी नहीं हो सकती जब तक वो ऑथर या जो रिकॉर्डिंग जिसने की है वो सामने ना आए। ये उसके बगैर या हवा में सारी बात की जा रही है, सिवाय इसके कि ये एक डिस्क्रेस करने का एक तरीक़ेकार बनाया गया है, इसके अलावा तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप कोई ऐसी सूरत हो कि जहाँ पे आपको किसी फौजी जर्नैल को आपने कमीशन बनाना हो, स्पेशली रिपोर्ट उनसे लेनी हो किसी एक ऐसे वाक़या की, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहे बगैर किसी फौजी जर्नैल से जाके कहेंगे कि तुम कमीशन बन के आ जाओ? जस्ट नॉट पॉसिबल। तो यहाँ कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ये सब समझते हैं। ये तमाम मामला जो हैं, बड़ा अफसोस की बात यह है कि इन इतने सेंसिटिव इश्यूज़ को इतनी जो है ना गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये इनको किया जा रहा है, जिसके रेपरकशन जो रेपरकशन इतने ख़तरनाक होंगे कि उसके असरात जो हैं आगे भी आपने देखा कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सिलसिले में आइन के प्रोविजन जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इलेक्शन के मुतालिक, ये तमाम बातों को जिस तरीके से ये उठाया गया है और पार्लियामेंट में जाके उसको मुलव्वस किया गया है। पार्लियामेंट इस काम के लिए नहीं होती, अच्छा, उसको भी वहां इस्तेमाल कर लिया गया। वैसे अगर आपने कहा ये, एक तो ये कि चीफ जस्टिस को बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया और उनको माइनस करके आप ये कमीशन तश्कील दे रहे जिसके खतरनाक नताइज हो सकते हैं। अगर पूछा जाए, नहीं पूछा गया, चलें अब पूछ लेते हैं, क्योंकि हुकूमत कहती है कि इन ऑडियो लीक्स में वो चाहती है कि ये मालूम किया जाए कि आखिर ये ऑडियो सच हैं, ये बातें हुई हैं या नहीं। तो आपके ख्याल से जब वो पूछ लेंगे तो चीफ जस्टिस फिर तहकीकाती कमीशन बनाने में अग्री करेंगे, कर सकते हैं? देखिए, ये तो मैं एक जो जनरल प्रिंसिपल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये फैसला तो उन्होंने करना है, कैसे करना है, क्या उसके लिए कंसिडरेशंस होंगी, ये तो वो बताएंगे, लेकिन पूछना फ़र्ज है। बगैर पूछे ये हो नहीं सकता, मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी वो किस तरीके से, कल उन्होंने ओपन कोर्ट में भी ये बात की है कि अगर हमसे मशवरा लिया जाता तो हम अच्छा मशवरा देते। अच्छा। कल उन्होंने ओपन कोर्ट में भी ये बात की है इसके ऊपर कि उनको बगैर कॉन्फिडेंस में लिए
ये कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई है, इसलिए उन्होंने ये बात की है। अच्छा, तो फिर इसलिए ये तो हमें इंस्टीट्यूशन के तकद्दुस का ख्याल करना चाहिए। ओके, इंस्टीट्यूशन के तकद्दुस का ख्याल करना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हसन साहब, अब हुकूमत क्या हिकमत अमली अपना सकती है? आपने जिस तरह से पूरा बयान किया कि कहाँ कहाँ आप समझते थे कि इनकी तहकीकात होनी चाहिए, अप्रोच किया, नहीं हुआ, चले अब ये कमीशन बन गया, ये कल अदम करार हो गया, सो नाउ क्या कोई पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी? राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट। वेलकम बैक। हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। अब ऑडियो लीक्स की तहकीकात की हिकमत अमली क्या हो सकती है? जी हसन रजा साहब, कोई पार्लिमानी कमेटी तश्कील कर सकती है हुकूमत? देखें, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता कि जहां पे एक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब की ऑडियो लीक है तो उसकी तहकीकात पार्लिमानी कमेटी करे, ये मुनासिब नहीं है। वैसे तो ये बिल्कुल प्रॉपर फोरम था। देखें, एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान थे। अब टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे आप इसको फिलहाल तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन देखना यह है कि आखिर किसने करनी है। क्या पुलिस करेगी, क्या FIA करेगी, या कोई और ऐसा इदारा जिसने ये तहकीकात करनी है? अगर मैं तो समझता हूँ कि कोई भी ऐसा इदारा, मसलन पुलिस, FIA या कोई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को शामिल तफ्तीश नहीं कर सकती। उसके लिए यही फोरम था, और कमीशन प्रॉपर कोर्स के जो हुकूमत ने बना दिया, और मैं समझता हूँ कि हमारा आधा मुतालबा उन्होंने मान लिया था। सिर्फ एक TOR रह गया था, अगर वो भी शामिल कर देते, और वो ये था कि ये कमीशन ये तहकीक करे कि किसने ये बनाई है तो उनको भी सामने लाए। इसके अलावा तो और कोई चीज बाकी रह नहीं गई थी। और चीफ जस्टिस साहब को ना पूछने की वजह भी यही थी कि कुछ मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के नाम थे, उनकी वीडियो लीक्स थी जो कि इनकी रिलेटिव्स थी, तो ताकि उनको शामिल ना किया जाए, लेकिन वो इसको कंसिडर भी नहीं किया, और वो खुद इस बेंच में भी बैठ गए, जिस तरह के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उनका एट द वेरी आउटसेट उन पे ऑब्जेक्शन भी कर दिया कि ये आप नहीं होनी चाहिए। बहरहाल वो उनका हक था, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, जो कि उन्होंने पार्लिमानी कमेटी आप कहते हैं नहीं बुला सकती? कोई पुलिस, कोई FIA, कोई और एजेंसी इन ऑडियो की तहकीकात नहीं कर सकती? यही एक राइट अगर मुअज़्ज़ज़ जज साहब ना होते तो फिर तो वो कर सकते थे, और हुकूमत को करवाना चाहिए। अच्छा, लेकिन चूंकि इसमें मुअज़्ज़ज़ जज साहब शामिल है, तो मैं नहीं समझता कि वो कर सकते हो। इनको यही होना चाहिए था। अदरवाइज मैं नाजरीन के लिए पूछना चाह रही हूँ, और अपने लिए भी एज ए स्टूडेंट पूछना चाहती हूँ कि नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, ये अकॉर्डिंग टू कोई कानून है, या इसलिए क्योंकि वो मुअज़्ज़ज़ जज हैं इसलिए नहीं हो सकता? देखिए, बात ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से अगर जजेस के देखना हो कंडक्ट को, तो वो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, आर्टिकल 209, जिसका हवाला कल के ऑर्डर में बार बार दिया गया। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि आज से 3 महीने पहले हमने रेफरेंस फाइल किया आर्टिकल 209, और उसमें सब्जेक्ट मैटर इन ऑडियो लीक्स भी थे, तो वहां पे भी क्यों वहां पे कर लेते? मैं तो समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों नहीं क्लैरिटी चाहते। मसलन सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं क्लैरिटी चाहते, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अहमद अवैस साहब, बिल्कुल ठीक आपकी बात, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, कौन सामने लेकर आता है, और जिसने की है उसको खुद भी सामने आना है। ये बात आपकी बजा, ये तो सब इसके ऊपर मुत्तफिक है। वो कहते हैं TOR में शामिल भी कर लेना चाहिए था, और करवा लेते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो कंटेंट्स ऑफ द ऑडियो हैं ये इस बात के मुतकाजी हैं, बेशक झूठ हो, शायद तोड़ मड़ोड़ कर उसको पेश किया गया हो, बट यस एक क्लैरिटी आना लाजिम है? देखिए, बात यह है, मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा आसान तरीका है। अगर इसमें सही आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक अगर चलें, तो ये एक आउटराइट वायलेशन है आर्टिकल 14 की भी, कि जहां प्राइवेसी में आप एंटर होते हैं, और वो क्यों एंटर हुआ कोई शख्स, इसलिए इसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए बाकायदा, और उस प्रोसिक्यूशन में ये बातें भी बाकी भी ज़ेर बहस आ जाएंगी। सर, जस्टिस फाइज ईसा ने आज इजलास में ये कहा कि जो CCTV कैमरास हैं क्या वो प्राइवेसी इन्वेड करना नहीं है?
उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जी जो मैं जिसने ये रिकॉर्डिंग की है मैं उसको बुलाने को तैयार नहीं हूँ। उन्होंने तो ये भी कह दिया। देखिए ना, ये बात गलत है। ये इसको चाहिए यही है कि केस रजिस्टर किया जाए, प्रोसिक्यूशन हो, बाकायदा ये उसका जो है FIA वाले जो हैं वो कि क्रिमिनल केस रजिस्टर करें अगेंस्ट द पर्सन जिसने ये रिकॉर्डिंग की है, और ट्रायल कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे ये सारे कंटेंट्स भी सामने आ जाएंगे। और वहाँ पे ये वो फोरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आएगी, उसकी डिटेल भी सामने आ जाएंगी, और फिर उसके कंटेंट्स के मुताबिक किसी और के मतलब उसके कंडक्ट की बात करनी होगी तो वो भी फिर खुलेगी। लेकिन इनिशियली ये होना चाहिए, दिस हैज टू बी डिस्करेज्ड। ये पाकिस्तान पूरे में ये माहौल जो एक नया पैदा हो रहा है कि आप अपने घर में भी महफूज नहीं है, आप अपनी विस्परिंग के अंदर कान में बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, घर में प्राइवेसी के अंदर। ये दिस इज डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन द प्राइवेसी ऑफ ए पर्सन। ओके, सो इट इज चार दीवारी का जो तस्वर आर्टिकल 14 का है ये उसकी वायलेशन है। ठीक है, और आर्टिकल 3 की भी वायलेशन है। अच्छा जी, स्टेट एक्सप्लॉयटेशन की तरफ आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा आपका और अहमद अवैस साहब आपका फॉर पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, और उसके बाद जब हम हाजिर होंगे तो बात करेंगे शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा। वेलकम बैक। इन फोकस है शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शिजा, एक महाज तो मौजूदा हुकूमत का इमरान खान थे, एज एन बड़े स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बन के सामने आए। 9 मई के वाकयात के बाद काफ़ी सियासी फ़ायदा इस हुकूमत को मिल गया है, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। ये जो दूसरा महाज है अदलिया का, जिसके बारे गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ज़रूरी है कि ये महाज आराई जारी रहे अब, जबकि ऑडियो लीक्स के कमीशन के हवाले से, उसकी मअतली के हवाले से कल हुक्म आ गया है, और आज ज़ाहिर है इजलास भी आगे नहीं जा सका, वो भी मुलतवी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, देखिए, जहाँ तक बात महाजराई का है, महाजराई जो है वो बराए महाजराई नहीं हो रही। बात यह है कि ये जो कमीशन बनाया गया था, ये बनाया गया था, इट्स नॉट ए जुडिशियल कमीशन। हमने तो इसको इंक्वायरीज कमीशन एक्ट के अंडर बनाया था, एंड उसमें जो है वो CJP की उस तरह से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि एक बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कहती है कि जहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, आपके पर्सनल कोई भी उसके अंदर एक लिंक क्रिएट हो जाए, तो उस चीज़ के ऊपर वो पर्टिकुलर इंसान जो है वो उस बेंच के ऊपर, वो जज जो हैं, ऑनरेबल जज, उस बेंच पे ना बैठें। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे CJP का डायरेक्टली मदर इन लॉ का भी ऑडियो लीक्स में मामला आया, और इस तरह की चीज़ें हुई। तो वी जेन्युइनली फील दैट ये एक इलीगल डिसीजन है टू सस्पेंड दिस कमीशन। लेकिन आज हुकूमत को एक और सेटबैक हुआ है शिजा, जो FIA की तहकीकाती मुबैना ऑडियो, हमें मुबैना इसलिए कहते रहते हैं हमेशा, बिकॉज इसकी जो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, ये तो अभी फोरेंसिक से ही पता चलेगा। उसमें आ गया है कि जो साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस के बेटे के हवाले से थी, उसको कई जगह से 2 डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस को 4 जगह से तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। ये FIA की रिपोर्ट है। सो इससे अब नए सवाल उठ रहे हैं। एक तो आपकी हुकूमत में सिर्फ ऑडियोज ही सामने आ रही हैं, विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग क्वेश्चन कि जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर रही हैं शजा, इसी के आर्टिकल 14 के तहत आप किस तरह से आप लोग ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अगर तो इसीलिए कमीशन बिठाया है, दैट्स द पर्पस कि हमने कमीशन बिठाया है। उसकी वजह यह है कि तमाम ये जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं, इनका एक दफ़ा क्लियरली फोरेंसिक हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो चीज़ें सामने जैसे जैसे आती जाएंगी वो कम से कम क्लियर तो हो ना। आपको क्लैरिटी चाहिए है इन ऑडियोज के हवाले से, लेकिन TOR में ये क्लैरिटी नहीं चाहिए कि कौन रिकॉर्ड करता है और कौन मंजर आम पर लेकर आता है। देखिए, ये जो इशू जिसकी आप बात कर रही हैं, ये काजी फाइजी साहब ने इसको रेज किया था, एंड इनके अंडर अगर कमीशन चलता है तो हो सकता है ये चीज़ दोबारा रेज हो। अनफॉर्चुनेटली इसको ब्रश असाइड किया गया था CJP साहब की तरफ से, और देखिए, और इसके अंदर ये तो बात है जो आप कर रही हैं, काजी फाइजी साहब एक्चुअली टुक इट अप। मगर देखिए, ये जो व्हीलिंग एंड डीलिंग चल रही है,
आई मीन ये इसको भी तो एक इसका जरूरी है ना कि ये क्लैरिटी से सारे लोगों के सामने आए कि ये अगर फैमिली स्ट्रक्चर्स के अंदर बातें चल रही हैं। देखिए जुडिशियल, एक जमाना होता था कि जजेस जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं आया करते थे नजर। एक जमाना होता था कि वो दे वुडंट डाइन आउट, दे वुडंट सोशलाइज जब वो इन पोजीशंस पे आ जाया करते थे। सर मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए इस वक्त जो 9 मई के पोस्ट 9 मई जो जिस किस्म का क्रैकडाउन हम पीटीआई के ऊपर देखते हैं या उन लोगों के ऊपर जो बेगुनाह लोग भी पकड़े जा रहे हैं, बिकॉज यू आर सैपम फॉर यूथ अफेयर्स ऑल्सो, इसमें बहुत सारे यूथ भी हैं, कई बेचारे शायद सिर्फ तमाशा ही देखने के लिए आ गए होंगे कि क्या हो रहा है। कई ऐसे यूट्यूबर्स थे जो कि तस्वीरें खींच रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। मुझे ये बता दीजिएगा क्लैरिटी से, आर वी फॉलोइंग द JJSO और वी आर नॉट फॉलोइंग इट? हम जुवेनाइल्स को उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह से अडल्ट्स को कर रहे हैं? देखिए नादिया, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऑनेस्टली नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ अश्योर कर सकती हूँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से डायरेक्टली आई है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी जिस लेवल पे बात हुई है। एक बात मैं आपको क्लैरिटी से कह दूं कि इंशाल्लाह किसी के साथ हम ज्यादती नहीं होने दें। देखिए बात यह है कि एक इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है और ये प्लान्ड सान्या था। if we have to take measures to control this, because ये अगर एक प्रेसिडेंस आप सेट कर देते हैं कि एक मुल्क के जनरल हेडक्वार्टर पे, आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर पे लोग अटैक करते हैं, बट दिस इज नॉट जस्टिफाइड आइदर कि आप जो है लोगों की माँ, पुलिस जाके किसी की माँ का दुपट्टा उतारे, किसी की। Before cutting me out, let me complete my point. The point is कि आपने जो है वो कोर कमांडर हाउस is not just a कोर कमांडर हाउस, it's not a private residence. ये सारे सिंबल्स को सोची समझी साजिश के मुताबिक आप इनके लीडर्स के व्हाट्सएप मैसेजेस देखें जिसमें वो कह रहे हैं जीओसी के घर पे पहुंचे, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप कोर कमांडर हाउसेस पहुंचे रिस्पेक्टिव, आप जीएचक्यू पे अटैक करें, आप आईएसआई की बिल्डिंग्स पे अटैक करें, आप रेडियो पाकिस्तान पे अटैक करें, आप पुलिस पे अटैक करें। तो अगर आपने डू वी वांट टू मेक दिस अ प्रेसिडेंट? लेकिन मुझे बताएं कि जो पुलिस कर रही है इन लोगों के फैमिली मेंबर्स के घरों में जाके, वो जायज है क्या? देखिए जहां पे तो एक्सेसेस हो रहे हैं, हमने सियालकोट में अगर एक एक्सेस हुआ तो हमने उसकी पब्लिकली माफी मांगी और अपोलोजाइज किया, फैमिली से भी अपोलोजाइज किया। लेकिन अगर पुलिस जो है उस वक्त पुलिस के साथ जो इनकी लीडरशिप ने, इनके वर्कर्स ने किया है, अब आप ये किस तरह जायज है कि इनके सारे जो वर्कर लेवल के लोग हैं, जो गरीब तबका है, जिसको ये पिछले 10 साल से इश्तियाल अंगेजी से, नफरत अंगेजी की सियासत करके इस एक डिस्ट्रक्शन इस कौम की और वो उन्होंने जब इनके कहने पे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक किया, इन्होंने उन सबको डिसोन कर दिया। दे आर लैंग्विशिंग इन जेल्स। उनके साथ जो हो रहा है, उनके अंदर से 15-16 बच्चे ऐसे हैं जिन पे मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो लगेंगी, बिकॉज जस्टिस जो है इस वक्त ना हमें सीनियर कोर्ट से मिल रहा है और हर किसी को जो है वो हर चीज के ऊपर, खास तौर पे इमरान खान साहब को आधे घंटे में, चाहे वो टेररिज्म का मुकदमा है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड्स की चोरी है, आधे घंटे में 30-30, 40-40 तो ये जवाब है मिलिट्री कोर्ट्स के दिफा का। कोई नया लॉ नहीं बना, जो ये लॉ है, ये लॉ पहले से है। What is happening according to the law. अच्छा, अब आप खुद कहती हैं, एक सेकेंड, आपने खुद कहा, आप लोग दिफा जिस तरह से कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स का, आपने उसकी पूरी वो बता दी कि ऑर्डिनरी कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता, इमरान खान साहब को रिलीफ आधे घंटों में मिल जाता है, सो दैट्स प्रॉब्ली द रीजन व्हाई यू आर पुटिंग इट ऑल दीज सिविलियंस अंडर द मिलिट्री कोर्ट्स। लेकिन एक चीज मुझे बताएं, आपने कहा वर्कर्स, the point is that military installations have been attacked and they fall under the Military Act. Okay, that's the law of the land. Okay, we did not create yesterday, it's been there. शिजा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, आपने खुद कहा कि इनके वर्कर्स, इनके सपोर्टर, इनके इश्तियाल दिलाने पर उन्होंने ये सारे हंगामे किए, जलाओ घिराव किया और वो आज दे आर लैंग्विशिंग इन जेल्स। तो लीडरान तो माफी मांगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अलहदा हो जाते हैं, वो माफ हो गए। They are getting out on bails जी, they are getting out on bails and देखें ये इसके अंदर मेरा तो ये जेन्युइनली एक लीडरशिप भी कंसर्न है। हमारी सारी लीडरशिप फ्रंट दोनों रोज, मैं आपको 20 लोगों के नाम गिनवा देती हूँ, 3 साल जेल बैठे रहे हैं। They led everything from the front, they did not cut any deals, they led it from the front, बल्कि उन्होंने अपने तमाम जो जूनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके जूनियर सबऑर्डिनेट्स थे,
उनको खुद रिलीज करवाया कि जी वी आर रिस्पॉन्सिबल. दे टुक द लीड, दे वर responsible, they presented themselves before the law, they did not cut deals, they did not use money. वो किसी सिफारिशें नहीं उन्होंने कराई. उनको जब बेल मिली, जब उनके केसेस क्लियर हुए, वो बाहर आए. और यही वजह थी कि तमाम पार्टीज जो हैं बदतरीन आप कह लें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो हुई, कार्रवाइयां. तो ये जो पीटीआई के लीडरान निकल रहे हैं, दे आर कटिंग डील्स, इसका मतलब? सॉरी नादिया, प्लीज रिपीट. पीटीआई के जो ये लीडरान बाहर निकल रहे हैं ना, ये लोग जेलों से बाहर निकल रहे हैं, ये भी डील कट कर रहे हैं कोई? एंड हु आर दे डीलिंग विद एक्चुअली? जो पीटीआई के लीडरान निकल रहे हैं, व्हाट आई सेड वाज कि ये जो लोग बाहर निकल रहे हैं, इनको थोड़ी सी हिम्मत करके लीडरशिप, ये तो अपने आप को करबला से, नाउजुबिल्ला असहाबाए किराम से जो है वो अपने आप को देते थे कि हम उस तरह का बात करने जा रहे हैं. दे रियली नीड टू शो सम करेज. और जाके इनको चाहिए कि ये आराम से, दे शुड अपने आप को लॉ के सामने सुकून से प्रेजेंट करें. और अभी भी जो लोग बाहर निकल रहे हैं, ये क्लियर होके बाहर नहीं निकल रहे. ओके, क्लियर होके बाहर नहीं निकल रहे. शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर इन फोकस. वक्त खत्म हुआ यहाँ पर. एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जहांगीर खान तरीन साहब कौन सी पार्टी बनाने को हैं? क्या वो सरबराह होंगे या अभी तक सरबराह का तयन नहीं किया जा सका? वेलकम बैक. इन फोकस हैं इसाक खाकवानी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. खाकवानी साहब, फिर एक मरतबा से जो काम हमने मार्च में देखा था कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप बड़ा एक्टिव हुआ था. उस वक्त भी अलीम खान साहब से भी मुलाकात हुई, कुछ देर रुके, फिर उसके बाद वो बात ना बनी. अब फिर से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टूट फूट है, उसके बाद जहांगीर साहब दोबारा एक्टिव हो गए हैं. सुना है लाहौर में डेरा भी डाल दिया है और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने को हैं. क्या खबरें हैं इस हवाले से? जी, उनको तो पार्टी से जो कुछ भी गिले शिकवे थे वो तो पुराने हैं, 2 साल के हैं जी. और उन्होंने जो पार्टी के लिए काम किया और बिलखसूस इमरान खान के लिए, तो वो उनके साथ बड़ी ज्यादती की इमरान खान ने जाती तौर पर. और उनके बच्चों पर केसेस किए, उनकी बेटियों पर केसेस किए. तो उस वजह से आपस में इख्तलाफात बढ़ गए. फिर लोगों ने बड़ा साथ दिया. जो पार्टी के अंदर 20 MNAs और 35 MPAs, और वो खड़े होकर इमरान खान के खिलाफ उन्होंने वोट डाला और फिर उनकी हुकूमत खत्म हुई. तो उस सिलसिले में ये बैकग्राउंड था कि पार्टी के अंदर लोगों के अंदर नाचाकियां होती रहती, मगर इस किस्म की बदअखलाकी कभी भी नहीं देखी इतने लेवल पे जाकर जो इन लोगों ने किया उनके साथ, जहांगीर के साथ. तो उस बदअखलाकी की वजह से आज खमियाजा भुगता है इमरान खान साहब, जो पार्टी के अंदर एक मकबूल तरीन मुल्क के अंदर हैसियत रखते थे. फिर उनके पार्टी के अंदर एक अपनी हुकूमत भी बनी. आज वो खड़े होकर उनके मतलब ऐसे लोगों के मशवरों पे चले कि आज उनका बहुत बहुत सियासी और जाती नुकसान भी हो गया. अच्छा। और ये आगे चलता रहेगा कुछ अरसा. और पार्टियां तो खत्म नहीं होती. पॉलिटिकल पार्टी जब बन जाती है वो उनका नजरिया रहता है, मगर लीडर जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं. इस वजह से लोगों में, क्योंकि बहुत सारे हजरात पार्टी छोड़ गए. तो खाकवानी साहब ये फरमाइएगा ना कि अब जहांगीर तरीन साहब जो है, आपको लगता है कि इस टूट फूट के बाद एक्टिव नजर आ रहे हैं और एक कोई पार्टी बनाएंगे वो? जी, वो मैं यही कह रहा हूँ कि वो उसकी वजूहात मैंने अर्ज की ना. उसके बाद अब यही मैं कहने लगा था कि जी आप वो अब एक पार्टी बनाएंगे और पार्टी बननी चाहिए, क्योंकि पार्टी का जो ओरिजिनल नजरिया था ना जी, वो तो कायम है. लोग और लीडर पार्टी के नजरियों से अलहदा हो जाते हैं, नजरिया वहाँ कायम रहता है. जो लोग साथ होते हैं वो मकबूलियत लीडरों की उनके नजरिए की वजह से और उनकी जाती वजूहात की वजह से भी होती है. अच्छा। और मेरे ख्याल में अब जाकर ये चीजें एक तकमील तक पहुंच रही है. 9 मई का जो वाकया हुआ है मुल्क के अंदर, जिस तरीके से एक बड़ी तहरीक चलाई गई और उसके मनसूबा बंदी के साथ उन्होंने ये काम किया है, जो
अपने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मजबूत सिक्योरिटी इदारे के खिलाफ इस तरह काम करना, आई थिंक उन्होंने। तो इसाक खाकवानी साहब ये बताएगा ना, क्योंकि आपने कहा कि जी बिल्कुल अब पार्टी तो बनाने को हैं, तो वो लोग जो कि अलैदगी इख्तियार कर रहे हैं, क्या उनसे राब्ते शुरू हो गए हैं? उनके सबके साथ राब्ते हैं। वो हमारे पार्टी के लोग थे। उन पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्शन है जो समझता है कि इमरान खान के फैसले गलत हैं। ये जाती फैसले हम समझे थे कि ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, यहाँ पर लोग आपस में बैठ के कमेटी बनी, कोर कमेटियां बनी, उनके फैसले मजबूरी तौर पे होंगे। यहाँ फिर एक कुल्लुहुम, एक जाती, एक आदमी जिसको मर्जी है पार्टी में रख ले, जिसको मर्जी है पार्टी से निकाल दे। अच्छा। इस तरह का काम उन्होंने शुरू तो किया। आप ये कह रहे हैं कि जो अलैदगी इख्तियार कर रहे हैं वो सब भी राब्ते में हैं और वो राब्ते में है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो उन्होंने अलैदगी और चंद हजरात के साथ हम भी राब्ता करेंगे और उनको कहेंगे कि जो नजरिया है पार्टी का उसको तो रहना चाहिए ना किसी सूरत में। अच्छा। क्योंकि वो तो एक लोगों का पब्लिक मैंडेट लेके आए थे। सही। तो इसाक खाकवानी साहब, सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वो इम्पोर्टेंट लीडर्स, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन इमरान खान साहब का जैसे कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। खबरें ये भी हैं कि परवेज खटक साहब भी जहांगीर तरीन साहब से राब्ते में हैं। मेरे इल्म में नहीं है इस वक्त, मगर हो सकता है उनके आपस में हो बात, मेरे इल्म में नहीं है। और अगर वहाँ है तो वो परवेज खटक साहब भी जिस तरीके से पार्टी में आए थे, हम लोगों ने उनका बड़ा एक रोल अदा किया था। उनको पार्टी के अंदर जो कुछ उनके मसले मसाइल थे उनमें जहांगीर ने और हम लोगों ने बैठ के काफी उनके असिस्ट किया था। अच्छा। और उनके आपस में इनका आपस में काफी झगड़ा था वहाँ के पॉलिटिकल ग्रुपों में। इसाक साहब, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। असद उमर साहब ने अलैद की मतलब मजम्मत भी की और उन्होंने कहा पार्टी ओहदों से उन्होंने इस्तीफे भी दिए हैं, लेकिन जाहिर पार्टी नहीं छोड़ी। अब ये कौन सी पार्टी है, वो जिसमें आप लोग सब अब आने को हैं या वो जो इमरान खान साहब की है? जी, असद उमर साहब के साथ हमारा इस वक्त तक कोई ऐसी बात नहीं हुई और असद उमर साहब ने पार्टी को नहीं छोड़ा, तो पार्टी के ओहदों से उन्होंने इस्तीफा दिया। जी बिल्कुल, इस्तीफा दिया। तो मुझे समझ नहीं आई कि जी वो पार्टी के अंदर क्या इख्तलाफ हुआ कि उनको पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के ओहदों से अलहदा होना मेरी समझ से बाहर है। कोई ना कोई वजूहात तो होंगी ना जो उनको जिस वजह से नाराज हुए। और ये जो नई जी, अब ये जो पार्टी जहांगीर तरीन साहब लॉन्च करने को है, इसके सरबराह वो खुद होंगे। ये सारे मिलके अगर इकट्ठे होकर फैसला करेंगे कि क्या करना है। ये अभी कहना कि कौन सरबराह होगा कौन नहीं होगा, ये बात की बातें हैं। पहले एक मजमूई तौर पे सोच रखने वाले सही एक फोरम तो बनाए ना, और वो बनेगा, उसका मैंडेट बनेगा, वो किस तरीके से आगे चलना है। और उस तरह तो नहीं चलेगा जिस तरह डिक्टेटोरियल तरीके से इमरान खान साहब चला रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक खाकवानी साहब फॉर बीइंग ऑन इन फोकस। दैट्स ऑल फॉर नाउ। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी बनने के लिए तमाम तर तैयारियां हैं। दूसरी जानिब कुछ ऐसे तहरीक इंसाफ के लोग जो पार्टी के ओहदे तो छोड़ रहे हैं लेकिन पार्टी से अलहदगी इख्तियार नहीं करेंगे। ये क्या सामने आता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने टुकड़े हो रहे हैं, या फिर इमरान खान साहब अब भी जैसे उन्होंने बातचीत का बात कहा है, क्या वो मुज़ाकरात हो सकेंगे और उससे वापस तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? वक्त ही बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।